दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक पर। और मैं आप सभी का दोस्त शिखर आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम सुदर्शन बैच के अंदर टॉप सीडीपी के क्वेश्चन सीरीज डिस्कशन कर रहे हैं, जिसका पार्ट 1 आप सभी ने कल देखा था और पार्ट 2 का डिस्कशन आज हम करेंगे। इसमें बेसिकली मैं रीट, यूपीटेट, एमपीटेट और सीटेट के जो भी आए हुए क्वेश्चन हैं उनको मैं करा रहा हूँ। यहाँ पर आप रीट, यूपीटेट और एमपीटेट तीनों को ले सकते हैं। सीटेट के क्वेश्चन तो पेडागोजी के रहते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ ही क्योंकि रीट और यूपीटेट में स्टेटमेंट के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे क्लार्क हेल का हो गया, थॉर्नडाइक का हो गया पावलाव का हो गया, या और भी बहुत सारे हैं जिनके नाम पूछ लिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है कि इनका प्रतिपादन किसने किया था। तो इस तरह के क्वेश्चन भी मैं करवा रहा हूँ। तो ज़्यादा देर न करते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन सीरीज की ओर और देखते हैं क्या कुछ आज हम सीखेंगे। तो गाइस, हम आ चुके हैं अपनी क्वेश्चन की स्लाइड पर और आप देख सकते हैं कि टॉप सीडीपी के क्वेश्चन सीरीज हैं सीटी पीटेट, एमपीटेट और रीड के लिए। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी छात्रों को प्रेरित करने वाली विधि है। अब देखिए, छात्रों को प्रेरित करना है। निम्न कौन सी छात्रों को प्रेरित करना है, यानी उनको किसी कार्य के प्रति, जैसे अभी उत्साहित करना है, कहने का मतलब उनका मोटिवेशन बढ़ाना है, उनको मोटिवेट करना है कि वो उस कार्य को बेहतर ढंग से रुचि लेकर करें। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? पहला है प्रशंसा करना। मान लीजिए हम बच्चे की प्रशंसा करते हैं, ठीक है। दूसरा है दंड देना, तीसरा है डांटना। तो ये प्रेरणा जो है, ये कहने का मतलब जो मोटिवेशन है, ये निगेटिव मोटिवेशन है। अगर आप जानते होंगे पॉजिटिव और निगेटिव, तो ये निगेटिव मोटिवेशन है। इन दोनों को हम बिल्कुल नहीं करेंगे। और चौथा है ज़्यादा अंक देना, ठीक है। तो ये ज़्यादा अंक देना तात्कालिक हो सकता है। कहने का मतलब आप ऐसा तो नहीं है कि हर बार परीक्षा लेंगे और ज़्यादा अंक दे देंगे। कई बार आप और चीज़ों में भी अन्य कार्य भी करवाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे अंक ही दिए जाएँ। तो इसका जो राइट आंसर वो आपका प्रशंसा होगा। और साथ ही प्रशंसा अगर आप करते हैं बच्चे की, तो उसके अंदर उसके मन में उत्साह आएगा। जैसे आप किसी बच्चे को देख रहे हैं, वह बच्चा क्रिकेट अच्छा खेलता है। मान लीजिए कोई बच्चा है, वह जो है क्रिकेट अच्छा खेलता है, और वो यहाँ पे जैसे मान लीजिए बाउंड्री है और वो यहाँ तक गेंद मार लेता है। उसकी गेंद मारने के बाद यहाँ पे आके गिरती है। अब गेंद यहाँ पे आके गिरती है तो आप उसको बोलेंगे कि बेटा बहुत अच्छा खेल रहे हो तुम, और थोड़ी सी मेहनत करोगे तो तुम एक दिन बाउंड्री को पार कर जाओगे, ठीक है। अब अगर आप उसको ऐसा बोलते हैं तो उसको उसके अंदर उत्साह आएगा, और उसकी प्रशंसा भी ये हो गई और उत्साह भी उसके अंदर जागृत होगा। आत्मविश्वास भी उसका जागृत होगा, जिससे वो नेक्स्ट टाइम कोशिश करेगा कि मैं बाउंड्री को क्रॉस करा सकूं। हो सकता है अगली बार वो यहाँ पे आ जाए, उसकी गेंद यहाँ पे गिरे, फिर यहाँ पे गिरे। आप उसको निरंतर मोटिवेट करते रहेंगे, प्रोत्साहित करते रहेंगे, प्रेरित करते रहेंगे, तो एक दिन वो बाउंड्री जरूर पार करा देगा। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन की सीरीज इसी तरह से सारे क्वेश्चन होने वाले हैं और इसी तरह से मैं बेहतर आप सभी को समझाने वाला हूँ। इसका राइट आंसर पहला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अब अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा शब्द समानार्थी है। ये आप सभी जानते होंगे, कहने का मतलब समानार्थी है, लगभग मिलता हुआ है, एक जैसे ही है। तो निर्देशन, विद्यालीकरण, प्रशिक्षण। अब ये तीनों चीज आपके शिक्षा से संबंधित है। निर्देशन भी दिया जाता है शिक्षा में बच्चों को किसी कार्य करने के लिए। विद्यालीकरण किया जाता है, तभी विद्यालय का जो निर्माण होता है वो होता है। और प्रशिक्षण, एक शिक्षक विद्यालय में बच्चों को प्रशिक्षण देता ही देता है। तो इसका जो राइट आंसर वो चौथा है, यानी उपरोक्त सभी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। और तो अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा क्वेश्चन जो है वो कहता है कि देखिए, अब ये आपके रीट के लिए या यूपीटेट के लिए एक क्वेश्चन मान लीजिए ये आएगा ही आएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन रीट यूपीटेट में बहुत पूछे जाते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन है, ये प्रश्न है। अब देखिए, जवाहरलाल नेहरू, हुमायूं कबीर, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू। अब इसमें आपको पता होगा तो आपका क्वेश्चन राइट होगा और आपको मिल जाएंगे कितने, 4 अंक। और अगर अगर गलत होता है तो आपके कितने अंक कट जाएंगे, 4 अंक कट जाएंगे, है ना। अब देखिए, कटेंगे 4 अंक इस तरह से कि क्योंकि माइनस मार्किंग तो है नहीं, तो इसलिए अगर इस क्वेश्चन को आप सही करते तो आपको 4 नंबर मिल जाते, आप प्लस में 4 हो जाते। लेकिन आप गलत कर रहे हैं तो आपको 4 नंबर ये नहीं मिलेंगे, तो इसको आप माइनस में ही रखिए। कहने का मतलब आपके 4 नंबर एक्स्ट्रा में कटेंगे नहीं, लेकिन ये आपके 4 नंबर तो, जो आपको 4 नंबर मिलने थे वो तो कट गए। जैसे आपको किसी से 100 रुपये मिलना था, ठीक है। अब 100 रुपये मान लीजिए नहीं मिला, और आपको 100 रुपये नहीं मिले। लेकिन ये भी सही बात है कि 100 रुपये के बदले में आपके 1 रुपये नहीं गए, लेकिन आपके 100 रुपये तो भी नहीं मिले। ये 100 रुपये तो आपके चले ही गए ना।
भले ही आपके जो पास जो पैसे थे वो खर्च नहीं हुए, पर आपके 100 रुपये तो नहीं, आपको जो 100 रुपये मिलने थे वो नहीं मिले, तो उसका क्या मतलब हुआ कि 100 रुपये का नुकसान हो गया। तो उसी तरह से ये 4 नंबर का नुकसान हो जाएगा। और इसका जो राइट आंसर है वो आपका तीसरा है, यानी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जिनको आप मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। आपका पूरा भारत, पूरा विश्व ही मिसाइल मैन के नाम से जानता है। शुरुआत में बैलगाड़ी की मदद से मिसाइलों को ले जाया गया था, क्योंकि भारत में तकनीक इतनी ज़्यादा, रॉकेट वगैरह उस तरह की चीज़ें नहीं थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कक्षा में छात्रों की संख्या कम क्यों होनी चाहिए। अब देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है। ये पेडागोजी का क्वेश्चन मान सकते हैं, सीटेट के लिए बेटर मान सकते हैं, इसलिए मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है रीट रिपीटेड सीटेट एम्पेटेड। मैंने सिर्फ देखने के लिए अपना जो बोल्ड है, जो भी इसका अपना थंबनेल है वो नहीं लगाया हुआ है। जो भी थंबनेल में लिखा हुआ बिल्कुल राइट टू राइट आपको मिलेगा। तो जैसे पहला है छात्र पर शिक्षक के व्यक्तिगत ध्यानाकर्षण के लिए। देखिए बहुत अच्छी बात है, अगर छोटी क्लास होगी तो बच्चों पर ज़्यादा अच्छे से शिक्षक ध्यानाकर्षण कर पाएगा। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए छोटी कक्षा है, ठीक है। अब छोटी कक्षा में अगर मान लीजिए छोटी कक्षा, मान लीजिए कक्षा है, ठीक है, शिक्षक बैठा हुआ है और उसके पास पढ़ाने के लिए 10 बच्चे हैं, या 9-10 बच्चे हैं मान लीजिए, ठीक है, ये 10 बच्चे हैं। अब होगा क्या कि 10 बच्चों पर ये अगर छोटी क्लास है तो 10 बच्चों को ये आराम से व्यक्तिगत ध्यान दे सकता है। कहने का मतलब इसके पास जाके पूछ सकता है, इससे पूछ सकता है, इससे पूछ सकता है, किसी से भी जाकर व्यक्तिगत ध्यान दे सकता है कौन सा बच्चा क्या कार्य कर रहा है। या 20 बच्चों की क्लास है तब भी वैसा कर सकता है। लेकिन जब क्लास अगर आपकी 30 बच्चों से 35 बच्चों से ऊपर हो जाती है, आजकल की जो कोचिंगें चलती हैं उसमें आप देखते होंगे कि 200, 300, 500, 600 बच्चों का बैच चलता है। मतलब कि एक बैच में इतने सारे बच्चे होते हैं, और टीचर क्या इन सभी पर ध्यान दे पाता है? टीचर तो छोड़िए, जो बच्चे होते हैं वो भी कई बार ऐसा होता है कि ध्यान ही नहीं दे पाते हैं, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन स्टडी में आपके देखिए, ऑनलाइन स्टडी का मैनेजमेंट ऐसा हो गया है कि ऑनलाइन स्टडी में आपके कितने भी बच्चे हों, अगर शिक्षक आपने अगर ऑनलाइन कोर्सेज लिए हैं या वैसे भी लिए हैं, जैसे आप मुझसे कुछ चीज़ें पूछते हैं या मैं जब आपको लाइव आके पढ़ाऊंगा, आप कुछ चीज़ें पूछेंगे तो मैं उनका उत्तर देने की कोशिश करूंगा। लेकिन कई बार उसमें भी हो जाता है कि बहुत सारे जब स्टूडेंट हो जाते हैं तो उनमें भी ध्यान नहीं दिया जाता है, क्योंकि ध्यान दे ही नहीं पाते हैं, क्योंकि 1 मिनट में हज़ारों जब आपके चैट्स जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। उसी तरह ये ऑफलाइन में भी होता है कि जब ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं तो समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होनी चाहिए। और अगला है भीड़ कम कम करने हेतु या अधिक फीस प्राप्त करने हेतु। तो देखिए भैया, ये आपका आज का शिक्षा का जो भी है, कहने का मतलब बना दिया गया है, मैं उस बेसिस पर नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे तो अधिक फीस प्राप्त करने हेतु ही ये किया जाता है, और वहाँ पे अधिक फीस प्राप्त करने हेतु ज़्यादा बच्चों को लिया जाता है। कम बच्चे लेंगे तो वो ज़्यादा फीस लेंगे, ये भी अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे फीस की कोई बात नहीं होती, ये होता है पहला इसका राइट आंसर, यानी छात्रों पर शिक्षक का व्यक्तिगत जो ध्यान होगा वो बेहतर ढंग से हो। कहने का मतलब छात्र को भी लगे कि शिक्षक का ध्यान मेरे ऊपर है, अगर मैं पढ़ाई नहीं करूँगा या इन चीज़ों को अच्छे से नहीं करूँगा तो हो सकता है कि वो मुझे दंड दे सके, या दंड के रूप में कुछ भी दे सकते हैं, कोई कार्य दे सकते हैं कि तुम जाओ 10 पेड़ लगाओ, 20 पेड़ लगाओ, ये सारी चीज़ें, कहने का मतलब एक्टिविटी कुछ दे सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रतिभाशाली बालकों की क्या विशेषता होती है। अब प्रतिभाशाली बालक है तो उसकी विशेषता क्या होगी? अध्ययन में अरुचि बिल्कुल नहीं होगी, उसकी अध्ययन में रुचि होगी। सेवा भाव उसके अंदर होगा, बिल्कुल सही बात है। पर्यटन में रुचि होगी, ये भी बिल्कुल सही बात है। अच्छा, पर्यटन में रुचि क्या होना जरूरी ही है? बिल्कुल नहीं। चलिए, बात सही बात भी है, नहीं भी है, मे भी। क्यों? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। हो सकता है कि आपके जो एक प्रतिभाशाली बालक हो उसके अंदर हो, दूसरे बालक के अंदर ये पर्यटन में रुचि ना हो। सेवा भाव का भी होना जरूरी नहीं है। लेकिन तीसरा क्या कहता है? मानसिक प्रक्रिया की तीव्रता। इसका मतलब ये हुआ, जैसे मैंने पूछा कि मैंने आपको जो पढ़ाया था, ये इस स्लाइड का जो पहला क्वेश्चन था, प्रतिभाशाली बालक जो होगा, जैसे बच्चे से पूछते हैं, बच्चों में क्या होता है, स्मरण शक्ति तेज होती है, और प्रतिभाशाली बालकों में थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वो भी बच्चे हैं, उनका अनुकरण बहुत ही तीव्रता से होता है। जितना अनुकरण वो कर सकते हैं उतना बड़े नहीं कर सकते हैं। तो उससे मैंने उनसे पूछा कि पहले क्वेश्चन मैंने आपको क्या पढ़ाया था, तो फटाक से वो बता देंगे कि पहला क्वेश्चन उन्होंने क्या पढ़ाया था, अब मैंने क्या बताया था। ठीक है, आप भी इससे अपना जांच कर सकते हैं, आपको पता है पहला क्वेश्चन मैंने क्या पढ़ाया था, बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हमारी स्मृति उतना, कहने का मतलब, उच्च नहीं हो पाती। या कुछ लोग होंगे जो बता देंगे कि पहला क्वेश्चन हमने क्या पढ़ाया था, पहला क्वेश्चन हमने छात्रों के दंड के बारे में, प्रेरणा के बारे में पढ़ा था। बढ़ते हैं इसी के साथ अगला क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि भारत के संविधान में किस धारा के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने का प्रावधान है।
अब देखिए ये क्वेश्चन आपके किसी भी टेट को ले लीजिए, कोई भी टेट हो और कोई भी ये बता दे कि ये क्वेश्चन ना आया हो। और कई बार तो ऐसा हो जाता है कि लगातार 2-2 3-3 साल, जो कहने का मतलब लगातार प्रश्न आते चले जाते हैं इस तरह के। अब बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और एक चीज़ आप सभी को पता होगा कि ये आपके अनुच्छेद 45 में है और इसके साथ-साथ 21 के का में भी ये जोड़ा गया है। इसको भी आप थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। उसमें भी सार्वभौमिकरण की बात की गई है, यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को बिना किसी जाति-पात के भेदभाव के आधार पर सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय पर्यावरण से प्रभावित होता है। बुद्धि भी पर्यावरण से प्रभावित होती है। अब पर्यावरण का मतलब मान लीजिए बच्चा है, ये पर्यावरण है, ये बच्चा है। अब यहाँ पर गंदगी भरी पड़ी है, उल्टे सीधे लोग रहते हैं, मादक चीज़ों का पदार्थों का सेवन करते हैं, तो इससे क्या होगा, बच्चे की बुद्धि पर बुरा असर पड़ेगा। शारीरिक वृद्धि भी आपकी पर्यावरण पर प्रभावित करती है, क्योंकि आप बहुत अच्छा मान लीजिए यहाँ पे रह रहे हैं, खा पी रहे हैं, लेकिन आपको शुद्ध वायु या शुद्ध जल नहीं मिल पा रहा है, तो इससे आपकी शारीरिक वृद्धि में भी प्रॉब्लम आ जाएगी। अगला है स्वभाव। अब स्वभाव में सबसे बड़ा अंत होता है स्वभाव। अब जैसे मान लीजिए किसी के घर में उग्र स्वभाव आदि के लोग रहते हैं, तो बच्चा भी उसका अनुकरण कर लेता है। किसी के घर में मारपीट बहुत ज़्यादा हो रही है आपस में ही, उस तरह का नेचर हो जाता है बच्चे का। या किसी के घर में शांति है बहुत अच्छे से, तो बच्चे के अंदर वो चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। जैसे जो बोलते हैं कि परवरिश का नतीजा है उनका बच्चा कितना अच्छा है और उनका बच्चा कितना कैसा है, कितना किस तरह की बातें करता है, गाली गलौज करता है या बहुत सारी चीज़ें बोलता है या करता है या कैसा व्यवहार करता है, ये सब किस पर निर्भर करता है, परवरिश पर। तो ये तीनों ही चीज़ें आपके पर्यावरण से प्रभावित होती हैं। इसका जो राइट आंसर है वो चौथा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से किस कारण से बालक में कुंठा जन्म ले लेती है। अब कुंठा जन्म ले लेती है, अब देखते हैं व्यक्तिगत अक्षमता के फलस्वरूप, ठीक है, प्रोत्साहन के अभाव के परिणाम स्वरूप, ठीक है, अगला कहता है अभिप्रेरकों के संघर्ष के फलस्वरूप, ठीक है, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भैया, कुंठा का जो कहने का मतलब जन्म लेती है, उसका आप कह सकते हैं कि, तो देखिए बेसिकली इसमें होता ये है कि ये जो अक्षमता है, कहने का मतलब आपका कह सकते हैं कि व्यक्तिगत अक्षमता के फलस्वरूप आपका ये होता है। अब आप बोलेंगे प्रोत्साहन के फलस्वरूप क्यों नहीं हो सकता है, तो भैया प्रोत्साहन के फलस्वरूप आपका कुंठा जन्म नहीं लेगा। हाँ, ये हो सकता है कि आप उस कार्य को ना करें जिस कार्य के प्रति आपको मोटिवेशन नहीं मिल रहा है। हो सकता है उस काम को आप ना करें या उस काम को आप उतने बेहतर ढंग से ना करें, पर आपको मन में कुंठा नहीं आएगी। कुंठा तब आएगी जब जैसे मान लीजिए सीटेट का एग्जाम आपने 2 बार 3 बार दिया और आप उसमें पास आउट नहीं कर पाए या आप उसमें बेहतर अंक नहीं ला पा रहे हैं, तो उसका जो क्या होगा, आपके मन में ये आता जाएगा कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, उसके बाद भी मेरा रिजल्ट उत्तम या बेहतर नहीं आ रहा है। तो आपके मन में ये एक तरह की खीज जिसको बोलते हैं शुद्ध भाषा में, वो आपके मन में आती जाएगी और आपका जो व्यवहार है वो बदलने लगेगा, चिड़चिड़ापन आ जाएगा और बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, तनाव भी आप महसूस करने लगेंगे। इसका जो राइट आंसर वो पहला है, यानी व्यक्तिगत अक्षमता के फलस्वरूप। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व नहीं है। अब देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है। भाषावाद राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व नहीं है क्या, ऐसा है? अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह के भाषाएं बोलते हैं, तो एक तरह से बाधक तत्व हो जाता है। जातिवाद के भी है, संप्रदायवाद भी है, अलग अलग संप्रदाय से अलग प्रकार के लोग आते हैं। लेकिन प्रकृतिवाद कोई बाधक तत्व नहीं है भैया। नैतिक शिक्षा तुम्हारे अंदर भी है, नैतिक शिक्षा हमारे अंदर भी है। सत्य बोलना यहाँ भी अच्छी बात है और विदेश में भी अच्छी बात है। इस जाति में भी अच्छी बात है, उस जाति में भी अच्छी बात है। झूठ बोलना गलत बात है तो गलत बात है सभी जगहों पे। चोरी करना पाप है, तो आप किसी भी धर्म में चले जाइए, सभी धर्मों में या सभी जातियों में या किसी भी भाषा में, अगर आप चोरी को चोरी ही मान लीजिए, चोरी को जैसे इंग्लिश में थीप बोलते हैं, चोर बोलते हैं, चोर को चोर बोलते हैं, या उसको जैसे कहने का मतलब है, कहने का मतलब है कि जैसे नैतिक शिक्षा अच्छी आदतें हैं, ठीक है, ईमानदारी है। अब उसको ईमानदारी को आप इंग्लिश में हॉनेस्टी कह सकते हैं, अन्य शब्दों में कुछ और कह सकते हैं, लेकिन वो रहेगी तो ईमानदारी ही। तो ये आपका प्रकृतिवाद इसका राइट आंसर है और ये तीसरा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि इस परीक्षण में, अब कौन सा परीक्षण है, विश्वसनीयता अधिक होती है। विश्वसनीयता यानी मतलब कि विश्वास, आपका ट्रस्ट बहुत ज़्यादा होता है। त्रुटि होने की क्षमता बहुत मिनिमम होती है। निबंधात्मक प्रश्न बहुत ज़्यादा त्रुटि होने की क्षमता हो सकती है भैया, गलत लिख सकते हैं, गलत वाक्य को लिख सकते हैं,
गलत शब्दों को लिखते हैं। अब एक मेरे साथ पढ़ता था, दोस्त था मेरा, वो उसको गाय के बारे में निबंध नहीं आता था, और उसको एक बार क्या हुआ कि इस टीचर ने, हमारे जो टीचर थे, उन्होंने मित्र पर निबंध लिखवा दिया। ठीक है, अब वो मित्र के बेसिस पे गाय का निबंध लिखना शुरू कर दिया। अब भैया गाय के निबंध में पहले तो लिखे गाय हमारी माता है, फिर उसमें लिखना शुरू कर दिए कि गाय की बहुत अच्छी होती है, गाय के यहाँ हम जब भी जाते हैं तो ऐसा होता है, या गाय को जब भी हम बुलाते, कहने का मतलब वो गाय के ऊपर पूरा बनाता चला गया। आप सोचिए उसकी रचनात्मकता किस लेवल की थी, गाय के ऊपर ही पूरा बना डाला। हम इस बात ये क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो संक्षिप्त प्रश्न परीक्षण ये भी आपके उतने विश्वसनीय नहीं होते हैं जितना आपका वस्तुनिष्ठ परीक्षण उत्तीर्ण, कहने का मतलब विश्वसनीय होता है। जैसे मैं आपको ये जो करा रहा हूँ, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इसमें क्या आप ही बताइए, इसमें कहीं गलती आपको दिख रही है? अगर यहाँ पे कुछ माइनर मिस्टेक हो जाती है तो माइनर मिस्टेक वही होगी ये, लेकिन अगर यहाँ पे आंसर जो भी दिया हुआ है वो पूरी तरह से आप सहमत हो जाते हैं, भले ही वो की पॉइंट में दिया हो, लेकिन वो आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट और राइट होता है। कहने का मतलब इसमें विश्वसनीयता ज़्यादा हो सकती है, कहने का मतलब और प्रश्नों से, निबंधात्मक प्रश्नों से ज़्यादा होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। तो आप सभी जानते हैं परिवार शिक्षा का किस प्रकार का साधन है? तो भैया अनौपचारिक है, निरौपचारिक बिल्कुल भी नहीं है, ये अनौपचारिक है। यानी और पहली माँ, ये प्रश्न आया हुआ है कि पहली गुरु कौन होती है बच्चे की? पहली गुरु, तो पहली गुरु कौन होती है? आप सभी जानते हैं, माँ होती है। ठीक है, बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर। ये ईवीएस में पूछा गया था क्वेश्चन। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन कहता है कि विद्यालय का कार्य होता है, क्या होता है? संस्कृति का संरक्षण करना, संस्कृति का परिष्करण करना, संस्कृति के प्रतिरूपों का निर्माण करना। तो संस्कृति का संरक्षण करना विद्यालय का कार्य होता है। ठीक है, प्रतिरूपों का निर्माण, संस्कृति का निर्माण। अब भैया ये संरक्षण कर लें, कंजर्वेशन कर लें, कहने का मतलब जैसे मिट्टी का कटाव होता है तो लोग ये बोलते हैं कि जाओ मिट्टी बनाओ, ये नहीं बोलते हैं, कहते हैं मिट्टी को बचाओ और इसके लिए पेड़ लगाओ। तो बस वही चीज़ है भैया, संस्कृति का संरक्षण आप करो, बनाने की कोशिश मत करो। जितनी संस्कृति हमारी लोगों ने, कहने का मतलब महान लोगों के द्वारा जो भी चीज़ें दी गई हैं उनका पालन करो। आप जैसे सत्य बोलना अच्छी बात है, ईमानदारी अच्छी चीज़ें हैं, तो आप इनका संरक्षण करो, बच्चों को इनके बारे में सिखाओ, इनके बारे में समझाओ। आप नई संस्कृति का निर्माण ना करो। आप जो संस्कृति से झूठ बोलना पाप है जिसको बोलते हैं, बच्चों को यही सिखाया जाता है, झूठ बोलना पाप है, झूठ मत बोलना। तो पाप क्यों समझाया जाता है? क्योंकि बच्चों के मन में एक आ जाए कि हाँ आप झूठ बोलेंगे तो पाप लग जाएगा। तो पाप से बचने के लिए, पाप से क्या होगा? पाप से आपको जो चीज़ें आप पसंद करेंगे वो आपको नहीं मिलेगी, या आगे चल के जो परिश्रम करेंगे उसका फल नहीं मिलेगा, या अन्य चीज़ों से हम बच्चों को थोड़ा, कहने का मतलब है कहने का मतलब गलत चीज़ों के लिए डिमोटिवेट करते हैं, अच्छी चीज़ों के लिए मोटिवेट करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर, और इसका जो राइट आंसर है वो पहला है। कोई भी तरह का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, बिल्कुल अभी आप कमेंट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है कि निरौपचारिक शिक्षा का साधन नहीं है। अब देखिए, औपचारिक और अनौपचारिक, और ये क्या है? निरौपचारिक हो गया। ठीक है, तो निरौपचारिक शिक्षा का साधन कौन सा नहीं है? सिनेमा घर, दूरदर्शन, परिवार, कक्षा शिक्षण। सिनेमा घर ये आपका औपचारिक नहीं। अब निरौपचारिक को पता करने के लिए आप पहले औपचारिक ढूंढ लीजिए, आपको अपने आप मिल जाएगा। जैसे बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई चीज़ें हैं, तो जैसे कहते हैं कि अच्छा ढूंढ लो बुरा अपने आप मिल जाएगा। जैसे 5 आम हैं, मान लीजिए 2 3 4 5 आम हैं, और उसमें से बोला गया है कि इन पाँचों में से सबसे छोटा बताओ। तो सबसे छोटे को मत ढूंढिए, आप ढूंढिए सबसे बड़े को। जैसे मैं टर्मिनेटर बताता हूँ कि ऑप्शन में आप क्या कीजिए, सबसे पहले ऑप्शन को जो टर्मिनेट वाले उनको कट कर दीजिए, जो उस क्वेश्चन से रिलेटेड ऑप्शन है ही नहीं उनको आप कट करते जाइए। उसी तरह आम में भी सबसे बड़ा आम आप बाहर कर दीजिए, फिर उससे बड़ा आम बाहर कर दीजिए, फिर उससे बड़ा आम बाहर कर दीजिए, फिर उससे बड़ा आम बाहर कर दीजिए, अंत में आपको सबसे छोटा आम खुद पे खुद ही मिल जाएगा। उसी तरह आप यहाँ भी कह सकते हैं कि देखिए, अब कक्षा से सिनेमा घर आपका कौन सा है? आपका सिनेमा घर जो है ये अनौपचारिक है। ठीक है, निरौपचारिक है या अनौपचारिक है? कक्षा शिक्षण आपका औपचारिक है भैया, अनौपचारिक नहीं है। तो इसीलिए मैंने बोला कि आप अच्छे को ढूंढ लीजिए, बुरा अपने आप निकल आएगा। तो ये कक्षा शिक्षण आपका औपचारिक है और इसका राइट आंसर 2 है, क्योंकि निरौपचारिक शिक्षा का साधन नहीं है पूछ रहा है। कक्षा शिक्षण आपका औपचारिक का साधन, निरौपचारिक का नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रविधि के अंतर्गत आती है?
अब देखिए मूल्यांकन विधि भी आती है, कथाबोध भी आती है, साक्षात्कार विधि भी आती है। थर्ड सेमेस्टर डीएलएड अगर आपने किया होगा या बीएड किया होगा तो आपने वहाँ पे मूल्यांकन के विधियों के बारे में पढ़ा होगा। अब देखिए मूल्यांकन विधि है, जैसे अब उसमें हम बच्चों का मूल्यांकन करते हैं, किसी एक पक्ष पे नहीं बहुत सारे पक्षों पर करते हैं। जैसे मापन और मूल्यांकन दो शब्द होते हैं, दो टर्म होते हैं, मापन और मूल्यांकन। मापन में आप कुछ निश्चित चीज़ों को ही देख सकते हैं, लेकिन मूल्यांकन में आप उनको व्यापक चीज़ों का देख सकते हैं। कहने का मतलब उनके भावात्मक, उसमें उनके कौशलात्मक पक्ष को देख सकते हैं, नैतिक पक्ष को देख सकते हैं, जितने भी पक्ष हैं उनको देख सकते हैं, उनका हम मूल्यांकन कर सकते हैं अलग अलग प्रविधियों के द्वारा। तो वही कथाबोध विधि है, कथा सुनाकर कहानी कहकर उन बच्चों से प्रश्न पूछना, ठीक है। साक्षात्कार विधि जैसे अभी बात हुई, तो इसका जो राइट आंसर है वो चौथा है, यानी उपरोक्त सभी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि नारी शिक्षा के क्षेत्र में क्या समस्या है। अब नारी शिक्षा के क्षेत्र में सह शिक्षा की समस्या है, ठीक है। स्त्री शिक्षा में अपव्यय। देखिए पहले के समय में नारी शिक्षा कहने का मतलब शिक्षा, स्त्री जो होती थी इसको वस्तु समझा जाता था, भोग विलास की वस्तु। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपके पुरानी संस्कृति में, कहने का मतलब पुरानी चीज़ों में कई जगह पे लिखा हुआ था, माना जाता था कि स्त्री जो है केवल भोग विलास की वस्तु समझा जाता था। लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है। स्त्री और पुरुष देखिए अब लैंगिक रूढ़िवादिता भी बहुत आ जाती है। कई तरह के क्वेश्चन आपको लिंग डिस्क्रिमिनेशन वाले मिल जाते हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वाले क्वेश्चन मिल जाते हैं, मैंने कराए भी हैं जेंडर बायस वाले क्वेश्चन। तो स्त्री शिक्षा में अपव्यय है, ठीक है। पहले के क्या था कि लड़कियों को बहुत शिक्षा इच्छा के लिए बिल्कुल भी प्रेरित नहीं किया जाता था, लेकिन देखिए कस्तूरबा गांधी विद्यालय की स्थापना हुई स्त्री शिक्षा के लिए ही। और सह शिक्षा की समस्या भी है, स्त्री शिक्षा में अपव्यय भी है, कहने का मतलब खर्च ज़्यादा नहीं किया जाता था। और शिक्षिकाओं की कम समस्या है। अब अभी शिक्षिकाओं की समस्या ना होती तो बहुत सारे विद्यालय आपके खुल सकते थे। आपने कृपालू महाविद्यालय का नाम सुना होगा, जैसे कस्तूरबा उसी तरह कृपालू है। ये आपके मनगढ़ धाम में है, प्रतापगढ़ में, के कुंडा के मनगढ़ धाम में है। वहाँ पे भी स्त्री शिक्षा कहने का मतलब चलती है, महिलाओं की शिक्षा चलती है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चलाई जाती है। और वहाँ पे जो शिक्षिकाएं होती हैं वो भी आपकी महिलाएं ही होती हैं। और इसका जो राइट आंसर है वो चौथा है, कहने का मतलब ये चारों तीनों ही समस्याएं हैं, इसका जो राइट आंसर वो 4 है। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन और एकदम अंतिम प्रश्न की ओर, और आप सभी बताइएगा कि आपको ये सीरीज कैसे लगी। और अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि सभी आप सभी बताइएगा कि आप सभी को ये सीरीज किस प्रकार से पसंद आई या नहीं आई, क्वेश्चंस कैसे लगे। और अगर ऐसे ही क्वेश्चंस चाहते हैं तो कमेंट भी करिएगा। और अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, क्या है कि सर्वप्रथम खुला विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी। तो देखिए 1972 भारत में, अब देखिए भारत की बात कर रहा है, 1969 अमेरिका में, 1970 इंग्लैंड में और 1969 रूस में। तो भैया ये स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन हैं, ये आपके आप समझ ही सकते हैं। फिर से एक बार मैं बता दूं कि एमपी टेट हो या रीट हो और आपका यूपी टेट हो, इसमें इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही बेहतर ढंग से पूछ लेते हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से ये गलत भी हो जाते हैं। तो देर न करते हुए इसका जो राइट आंसर वो तीसरा है, यानी 1970 इंग्लैंड में ये स्थापना की गई थी। कहने का मतलब कोई रूम वगैरह नहीं होता था, खुला विश्वविद्यालय, खुला योजना चलता था, बच्चों को खुले में वातावरण में पढ़ाया जाता था, कोई भी सिस्टम ज़्यादा नहीं होता था। अगर खुला विद्यालय है तो आप कह सकते हैं कि जो शिक्षा व्यवस्था रही होगी और मौखिक रही होगी, ब्लैक बोर्ड की कोई व्यवस्था नहीं रही होगी। तो आज की यही सीरीज हमारी थी, कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद और जय भारत।